लिखो अगला क्वेश्चन। अ फोर्स, चलो आगे। अरे चुप हो जाओ यार, कितना बात करोगे, इग्नोर कर दो। If a force of 40 I cap plus 10 J cap Newton acts on a body of mass 5 kg, given that the body starts from rest, then its position vector r, given that the body starts from rest, then its position vector r at t is equal to 10 seconds is, वेक्टर फॉर्म में ही बताना है कितना आई कैप कितना जे कैप। पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा 10 सेकेंड बाद, t इज इक्वल टू 0 पे वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे है, उसको ओरिजिन मान लो। फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो आपका एक्सीलरेशन मिल जाएगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। मोशन को एक्स और वाई में तोड़ के एनालाइज करो, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता है। इसमें तो दोनों में है, तो दोनों में ही आपको स्पीड इक्वेशन यूज करनी है। एक्सीलरेशन दिया हो तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी है, फिर आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। आप इंटीग्रेट कर दो ए डी टी को 0 से 10 सेकेंड तक, फिर यहाँ पे v जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट कर दो v डी टी को अगेन 0 से 10 तक। ये दो बार डबल इंटीग्रेशन कैरी आउट करो, एक बार x में एक बार y में, फिर आपको आंसर मिलेगा। क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवाया है, चैप्टर के स्टार्ट में ही हुआ ऐसा क्वेश्चन। बोलो कितना आई क्या, 400। एक ऐसा हिंदी में बोलोगे एक इंग्लिश में बोलोगे। 400 आई क्या प्लस, स्कूल वाले नंबर नहीं देते, वो कैप नहीं लगा, खुद कैप पहन के जाना। बोलना कि इतना बड़ा इंसान टोपी पहन के आया, अभी कैप उधर चाहिए क्या। वैसे भी टोपी पिलाने में आपका पीढ़ी एक्सपर्ट है ना, टीचर भी एक्सपर्ट है, बच्चा भी एक्सपर्ट है।
एक्स 800 नहीं आया क्या? 400 कैसे आ रहा है? बाई टू कर दिया, अपने आप ही कर दोगे क्या? सेम काम वाई में करो। तो आर वेक्टर जो हो जाएगा, दिस विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का वैल्यू कितना आया? 800 और वाई का वैल्यू कितना आया? ये आंसर होना चाहिए। इंटीग्रेट करोगे डबल, तो वेलोस एक्सीलरेशन 8 था x में, तो 8 dt को इंटीग्रेट करोगे 80 आएगा, 0 से 10 में लगाओगे 80 आएगा। ये वेलोसिटी x में है, x में वेलोसिटी मिल गया, उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 10 में, ये 80t मिलेगा, 10 t का वैल्यू 10 रखोगे 800 आएगा। सेम काम y में करो, ये 2 dt का इंटीग्रेशन 2t होगा, लिमिट्स लगाओगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 dt का इंटीग्रेशन 20t होगा, लिमिट लगाओगे 200 आएगा। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन लिखो, फुटबॉल फीवर का ही सवाल है, लिखो। A player kicks a football a player kicks a football with an initial speed a player kicks a football with an initial speed of 25 meter per second at an angle of 45 degree from the ground. A player kicks a football with an initial speed of 25 meter per second at an angle of 45 degree from the ground. What are the maximum height and the time taken by the football to reach the highest point? What are the maximum height and the time taken by the football to reach at the highest point during motion? G का वैल्यू 10 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है।
ये पूछा है आपसे कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट, और ये एच मैक्स पूछ रहा है। दोनों का फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज कर दो, यू और थीटा है आपके पास। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यू साइन थीटा बाई जी, ये यूज कर लो। एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, सब कुछ वैल्यू रख दो इसमें। कितना कितना आया, 15.625 मीटर एच मैक्स, और टाइम कितना आया 1.25, 1.77 है ऑप्शन नियरेस्ट। हाँ, तो u का वैल्यू है 25, थीटा है 45, पुट कर दो उसमें सब जगह। हम्म 15.625 और ये 1.77, √2 को 1.4 ले लीजिएगा। आई थिंक ये 25/14 आया होगा। क्या चीज, हाँ वो पूछेगा तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन यूज करेंगे, तो उसमें गोल पोस्ट का हाइट वगैरह भी दिया जाएगा जैसा क्वेश्चन करवाया था आपको। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है अगला वाला। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड
A bomb is dropped by a fighter plane. A bomb is dropped by a fighter plane flying horizontally. A bomb is dropped by a fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane. To an observer sitting in the plane, the trajectory of the bomb is. Options लिखो इसके बाद. To an observer sitting in the plane, the trajectory of the bomb is. ABCD 4 ऑप्शन लिखो. फर्स्ट है हाइपरबोला, सेकेंड है पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन, पैराबोला इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लेन, थर्ड है स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन द प्लेन, और फोर्थ है पैराबोला द प्लेन. द प्लेन नहीं ऐसे कैसे. स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा. हेलीकॉप्टर रुका हुआ होता तब वो स्ट्रेट लाइन में गिरता. ऑब्जर्वर हेलीकॉप्टर के अंदर है, प्लेन के अंदर है. पायलट के रिस्पेक्ट में पूछा है. लास्ट ऑप्शन है पैराबोला इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द प्लेन. स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एक बार डायग्राम बना के जरा रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करो. ये बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे, इस बॉम्ब को भी क्या वेलोसिटी v आगे मिल जाएगा. किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है भाई. इसको स्टॉप कर दो. इसको स्टॉप करोगे तो इसका वेलोसिटी क्या पीछे दे दोगे. अब ये दोनों वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा तो कैसे गिरेगा उसके रिस्पेक्ट में. स्ट्रेट लाइन. ग्राउंड से पूछता तो ग्राउंड के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेम क्वेश्चन होता तो. अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देखते तो इसको आगे वेलोसिटी मिलता और ये मोशन के अलोंग पैराबोलिक पाथ में गिरता. फिर ये कौन सा ऑप्शन हो जाता. ऑप्शन बी. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाता आपका ऑप्शन बी. ये भी लिख लीजिएगा. और विद रिस्पेक्ट टू पायलट स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन क्या था. सी. इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हेलीकॉप्टर का आगे जो वेलोसिटी और बॉम्ब का आगे जो वेलोसिटी क्या वो सेम है. तो क्या हर पॉइंट पे हेलीकॉप्टर पायलट को हमेशा उसके नीचे ही दिखेगा बॉम्ब, तो उसको स्ट्रेट लाइन में ही जाता दिखेगा. अदरवाइज आप ऐसे एनालाइज कर लो. लिखिए अगला क्वेश्चन. अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. A helicopter is flying horizontally with a speed v
A helicopter is flying horizontally with a speed v at an altitude h which has to drop a food packet at an altitude h which has to drop a food packet for a man on the ground. Which has to drop a food packet for a man on the ground. What is the distance of the helicopter? What is the distance of the helicopter? Speed है v, height है h. What is the distance of the helicopter from the man when the food packet is dropped? What is the distance of the helicopter from the man when the food packet is dropped? आपका आंसर जी एच वी इनके टर्म्स में है, रूट वगैरह भी दे रखा है। आदमी अगर इधर है, ये खाना लेने के लिए नाच रहा है, इसका डिस्टेंस पूछा हेलीकॉप्टर से, यही होगा क्या? दिस इज द डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर किसका किसका स्क्वायर है? आर और एच का। आर निकालो। आर हो जाएगा v इंटू टी। टी कैसे निकालोगे? अंडर रूट 2h बाई जी। हाँ यही निकालो। रेंज तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ ना, आपसे एक्चुअल डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये वाला होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस रूट में ही है।
तो रूट में तो तभी आएगा जब आप पाइथागोरस लगाओगे। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर को कैसे लिखना बताया था, यू एक्स इंटू टी। कितनी देर में नीचे गिर जाएगा, 2h/g हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में यही पढ़ाया था। ये रेंज का वैल्यू है, वो h है, h के टर्म्स में ही आंसर देना, यहाँ पे पुट कर दो सब। r का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2h v स्क्वायर बाई जी प्लस h स्क्वायर। यही आंसर ही होगा, और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, यही है। इसी में एंगल पूछ लेता कि आदमी कितने एंगल पे खड़ा है। ये थीटा कैसे निकालते, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं उसी ट्रायंगल में, ये भी निकाल ही लो। इस एंगल को एक नाम दिया था क्लास के क्वेश्चंस में, क्या था वो नाम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कुछ भी, एंगल ऑफ साइड। ये हो जाता आपका एंगल, वो h को रूट के अंदर लेके चले जाओ, स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला h से कट जाएगा। इतनी गर्मी, अगला क्वेश्चन लिखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, हुआ ये दिगांत, the coordinates of a particle moving in the xy plane, the coordinates of a particle moving in the xy plane are given by x is equal to 2 plus 4t
और y इज इक्वल टू 3t प्लस 8t स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा है द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, फिर ऑप्शंस दिया है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, ऑप्शंस लिखो जरा तो, फिर इसी में बाकी चीजें भी कैलकुलेट करवाओ। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, ABCD 4 ऑप्शन लिखना है। फर्स्ट है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, फर्स्ट ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। सेकंड ऑप्शन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड having motion along a straight line, uniformly accelerated having motion along a straight line। थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। और फोर्थ ऑप्शन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड having motion along a parabolic path। uniformly accelerated having motion along a parabolic path। एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन निकालो आप ऑप्शन से, फिर जज कर पाओगे। डबल डिफरेंशिएशन कर दो एक्स का, डबल डिफरेंशिएशन कर दो वाई का। एक्स में 0 आ रहा है एक्सीलरेशन, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। यहाँ पे डिफरेंशिएट करवाओ वाई में, 3 प्लस कितना हो जाएगा, और एक और बार डिफरेंशिएट करें तो। अब एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। कैसा मोशन होता है अगर किसी एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो तो? क्या ये प्रोजेक्टाइल वाला ही कंडीशन है? जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो एक्स में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0, और वाई में एक्सीलरेशन क्या जी का होता है। तो एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है कांस्टेंट, एक डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ही नहीं। कैसी ट्रेजेक्ट्री होती है इसकी? तो क्या आंसर हो जाता आपका? ऑप्शन डी। इसी क्वेश्चन में आप ये सब भी बता दो। चलो ये अगला क्वेश्चन ही बनाओ। 5 चीजें घुमा के कभी ये भी पूछ ही लेंगे। 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी, 3 सेकेंड्स पे एक्सीलरेशन। फिफ्थ पार्ट का आंसर तो बोर्ड पे ही लिखा है, देख के ही बता दो कितना होगा। 16 ही आएगा।
सब कुछ निकालने के लिए ऊपर ही किया हुआ है, बस वैल्यूज रखते जाओ। यहाँ पे ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो नेट वेलोसिटी है, वो नेट एक्सीलरेशन है। नेट डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो, टी का वैल्यू 1 रख के। इनिशियल वेलोसिटी में टी का वैल्यू 0 रख देना है बस। वन सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप एक्स का वैल्यू 1 सेकेंड पे निकाल लो, और आप वाई का वैल्यू भी 1 सेकेंड पे निकाल लो। तो 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 6। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। कहाँ पे 6 माइनस 2? इनिशियल, रुक जाओ, मैंने पूछा था नहीं, कैलकुलेट कर लें। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यूज रख दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा अंडर रूट में? ये टोटल 150, 121 और 36, 157 नहीं, वो हुआ डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल का मतलब t बराबर कितने पे? 0 पे। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो vx का वैल्यू t बराबर 0 पे निकालो, vy का वैल्यू t बराबर 0 पे निकालो। अगेन नेट वेलोसिटी, वहां से आपको इनिशियल मिल जाएगा, नेट वेलोसिटी। तो vx का वैल्यू 0 सेकेंड पे आ जाएगा 4, और vy का वैल्यू 0 सेकेंड पे कितना आएगा? 3। ये कितना आ जाएगा? 5। एंगल कैसे निकालोगे? एंगल निकालने के लिए दिमाग में बिठा लो, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल वाला पॉइंट पे क्या? तो वी वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास इनिशियली? टी बराबर 0 पे 3, और एक्स में वेलोसिटी इज, स्टैंडर्ड एंगल है, कितना आएगा ये? 37 या 53? 53 4/3 होता। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन टी का वैल्यू 2 रखते जाओ। अच्छा हाँ, टी को 0 रख के भी तो देखना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाएगा। दैट्स नाइस, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 ही आएगा। तो इनिशियली x बराबर 2 पे है, और 1 सेकेंड पे वो कहाँ पहुंच गया था? 6 पे। तो डिस्प्लेसमेंट x में एक्चुअली कितना है 1 सेकेंड में? 4 होगा, तो ये 4 का स्क्वायर। ठीक है।
एक्स में वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो हमेशा कितना रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। वाई में वेलोसिटी 2 सेकंड में कितना, 32 प्लस 3 35, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड विल बी रूट अंडर, इसको ऐसे ही छोड़ देना बस ऐड करके, और 3 सेकंड पे एक्सीलरेशन विल बी 16। ये आंसर है इसके। लिखो अगला क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुरानी क्लास का पढ़ वढ़ के आया करो नहीं तो सब एलियन ही लगेगा, एलियन भाषा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम, the position vector of a particle changes with time according to the relation ये आर वेक्टर और ब्रैकेट में टी लिखा है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर किसका फंक्शन है, टाइम का। 15 टी स्क्वायर आई कैप ये है टाइम फंक्शन पोजीशन वेक्टर का। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन at t is equal to 1 second is, the magnitude of acceleration at t is equal to 1 second is,
पोजीशन वेक्टर दिया होगा तो घबराना नहीं, ऐसे कर देना है बस। इसी आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ले लोगे, कंपेयर करके एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा 15 टी स्क्वायर, और वाई का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4 माइनस 20 टी स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ रहा है करो 50, ऑप्शन तो है, आ रहा है 50। आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ कितना होगा यहाँ पे, और एक्सिलरेशन इसका एक और डेरिवेटिव -40। वेलोसिटी x में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 30t, और एक्सिलरेशन एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 3 4 का रिजल्टेंट 5 होता है तो 30 40 का 50 हो जाएगा। तो नेट एक्सिलरेशन विल बी रूट अंडर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, और यही आ जाएगा कितना, ये है मैग्नीट्यूड। लिखो अगला क्वेश्चन। द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, the position coordinates of a particle moving in a 3D coordinate system, the position coordinates of a particle moving in a 3D coordinate system is given by जी a cos ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी, और z कोऑर्डिनेट है a ओमेगा टी। आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ऐसा 3 डायमेंशन में दे देगा तो आप Vx निकालो, Vy निकालो, Vz निकालो, एक एक बार डिफरेंशिएट करके, और फिर जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, यही पूछा है, Vx स्क्वायर प्लस, इसको डिफरेंशिएट करो Vx मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करो Vy मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करो Vz मिलेगा। टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो t बराबर 0 लेके कर दो।
These are your options. ओमेगा कोई कांस्टेंट है, हमारा पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट ही है। ए को भी कांस्टेंट ले लो, ओमेगा को भी कांस्टेंट ले लो। कितना आ रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है। एक एक बारी डिफरेंशिएट करो, चेन रूल लगेगा पहले दोनों में, ठीक है। कॉस मैंगो का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था आप लोग को? कौन सा मैंगो? साइन का कॉस था, कॉस का माइनस साइन था, तो कॉस मैंगो का होगा माइनस साइन मैंगो इंटू डेरिवेटिव ऑफ मैंगो। करो चलो, यही है मैंगो। अरे सॉल्व कर लो भाई साहब, धीमान क्या चाह रहे हो जीवन में? पढ़ना वढ़ना नहीं है? कब पढ़ोगे? अगले साल? ऑप्शन ए। टी को 0 रख दोगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? ऐसा लगता क्यों है? अंदर से आ रहा है, अंतरात्मा बोल रही है। एट टी इज इक्वल टू 0, इसमें टी 0 रखोगे, ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो Vx का वैल्यू कितना हो गया? 0। यहां पे 0 रखोगे तो कोसाइन वाला फंक्शन कितना हो जाएगा? cos 0 1। और Vy का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए ओमेगा। और Vz में t है ही नहीं, तो वो वैल्यू ए ओमेगा ही रहेगा। अब उसमें रखो, अब क्या लगता है? अब नहीं लगता है? कितनी गलत फहमियां पाल रखते हो आप लोग। मेरा बर्थडे 2 तारीख को आता है तो √2 वाला आंसर होगा, ऐसा? व्हाट लॉजिक इज दिस? जो देख के लगेगा ना कि ये होगा, वो तो पक्का नहीं होगा। दी ऑड्स आर अगेंस्ट यू। मोदी जी की बात नहीं करेंगे, पता चला कल को कोचिंग बंद हो गया, भूखे मर रहा हूं मैं। अरे हो गया क्या? बातें चल रही है, छापो फटाफट। लिखो अगला क्वेश्चन।
फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अरे जेई की क्लास में यू गाइस हैव टू बी डेड सीरियस। दूसरा ही वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वही नहीं सुन रहे हो, बताओ। अभी तो धीरे धीरे मौत आएगी, अभी रुको तो। 2D तक भी इजी है, अभी जैसे ही सेंटर ऑफ मास में जाऊंगा ना तब दिक्कत आनी शुरू होगी। उसके बाद न्यूटन्स लॉ में आप न्यूटन को कोसना शुरू करोगे और रोटेशनल मोशन में चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, और तब तक पूरा फिजिक्स से हाथ पैर उठा लोगे कि क्यों साइंस ले लिया, है ना। हाँ, कब है एग्जाम? रिलेटिवली इजी है। कॉमर्स पढ़ना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, मजा आएगा उधर। लिखो क्वेश्चन। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो दूसरे वाले क्वेश्चन जैसा है ये। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 100 gram, force on an object of mass 100 gram is 10 I cap plus 5 J cap Newton. Force on an object of mass 100 gram is 10 I cap plus 5 J cap Newton. The position of that object at t is equal to 2 seconds, position of an object at t is equal to 2 seconds is a I cap plus b j cap 100 gram. Position at t is equal to 2 seconds is a I cap plus b j cap meter after starting from rest. After starting from rest. आगे ये लिख लो, a by b का रेशियो पूछा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, 2022 का सवाल है। The value of a by b is question mark. इसके बाद कोई क्लास है क्या आपका? सर्कुलर मोशन पढ़ना है जो, इसके बाद नहीं है? वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है आपको, वैसे भी लिमिट्स लगाओगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये बताओ, जो सर्कुलर मोशन आपको पढ़ना है वो वर्टिकल प्लेन वाला पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला? क्योंकि वर्टिकल प्लेन वाला अलग खेल है, वो चैप्टर ही अलग है, बड़ा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इजी है, हाँ 2:1 आएगा। क्या क्या पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, कुछ आइडिया है? ये बताओ, ये प्रोजेक्शन स्पीड ये सब पढ़ा है क्या? u इज इक्वल टू √2gl √4gl, ऐसा कुछ नहीं? ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल वाला ही पढ़ना है। आधा पौना घंटा रुक जाओ, पढ़ा दूंगा मैं अभी क्लास के बाद। फोन वोन है? नहीं, ऑफिस में जाके घर पे फोन करके बोल दो 9 बजे आने को। किसका क्लास है ऊपर?
आप लोग का क्लास है इसके बाद केमिस्ट्री? अरे आपको नहीं रोक रहा हूँ, जबरदस्ती टाइम पास करना है नहीं। अब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस लिखो। The maximum height reached by a projectile, the maximum height reached by a projectile is 64 meter. The maximum height reached by a projectile is 64 meter. If the initial velocity is halved, आधा कर दिया, if the initial velocity is half, the new maximum height of the projectile is डैश मीटर। इंटीजर आंसर आना चाहिए, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। 64। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस u चेंज हो रहा है। एच मैक्स के फॉर्मूले में u को चेंज करके निकालो। कितना? 60। फॉर्मूला क्या था एच मैक्स का? क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप सिर्फ u चेंज कर रहे हो तो एच मैक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। दो बार यही यूज कर लो। h2 बाई h1 इज इक्वल टू u2 बाई u1 का होल स्क्वायर। फाइनल स्पीड पहले का आधा है तो ये रेशियो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, तो h2 हो जाएगा h1/4। लिखिए अगला क्वेश्चन। The angle of projection for a projectile to have same horizontal range, the angle of projection for a projectile to have same horizontal range and maximum height is question mark। कितने एंगल पे फेंक दे कि रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम हो जाए? 45 पे कहाँ? 45 पे तो ये r होता है, ये r/4 होता है। tan इनवर्स 4 की tan इनवर्स 1/4, दोनों ऑप्शंस हैं। लास्ट क्लास में इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल में। एक फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला, r इज इक्वल टू n इंटू एच मैक्स वाला। वहां पे रिजल्ट क्या था? tan इनवर्स 4/n था क्या? 4 ही आ रहा है। ये रिजल्ट याद रखना।
R इज इक्वल टू अगर n टाइम्स ऑफ एच मैक्स है तो थीटा आपको हमने डायरेक्ट लिखवाया था, tan इनवर्स कितना होता है 4/n। ये जनरल रिजल्ट है। यहां से आपको बोला है कि रेंज और एच मैक्स इक्वल ही है, तो यहां से n का वैल्यू कितना आ गया 1। यहां पे 1 रख दो तो थीटा कितना हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, या तो आप ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, फटाक से क्वेश्चन निकल जाएगा। दूसरा है आप दोनों का फॉर्मूला इक्वेट कर दो। रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा था क्या, और एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये दोनों इक्वेट करोगे तब भी यही आंसर आएगा, tan इनवर्स 4। क्या डाउट है बताओ। अगला क्वेश्चन लिखो, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, the range of a projectile projected at an angle, the range of a projectile projected at an angle of 15 degree with the horizontal is 5050 meter. The range of a projectile projected at 15 degree with the horizontal is 50 meter. If the projectile is projected, if the projectile is projected with the same velocity at an angle of 45 degree with the horizontal, if the projectile is projected with the same velocity at an angle of 45 degree with the horizontal, then its range will be question mark. पंद्रह डिग्री पे फेंका तो 50 मीटर दूर जाके गिरा, कह रहे 45 पे फेंकेंगे तो कितना दूर जाके गिरेगा 100। वो यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाला यूज करो, क्योंकि 15 का 2 थीटा 30 हो जाएगा वहां से। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, प्लीज गड़बड़ ना करें। फॉर्मूला अभी भी लिखा हुआ ही है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यू सेम है तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन टू थीटा के।
लिखिए अगला क्वेश्चन। द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired from ground is u. At the highest point during its motion, the initial speed of a projectile fired from the ground is u. At the highest point during its motion, the speed of projectile is root 3 u by 2. Find, इन्होंने एक ही चीज पूछा, आप तीनों बता दो। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। एंगल ही तो नहीं दिया है, एंगल निकालने के लिए डेटा दिया है। कितना कितना ये आया u by 2g, ये भी फिर u by 2g ही आया होगा, और फिर ये उन दोनों को ऐड करेंगे तो किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता है, x में, तो वेलोसिटी x में कैसी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे कितना होगा, u cos थीटा। तो हर पॉइंट पे ही वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही u cos थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया है, यहाँ से cos थीटा निकालो, वहां से थीटा मिलेगा। और tf का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया था, u sin थीटा बाय g, इसका भी फॉर्मूला यही था, और इसका फॉर्मूला क्या था, इसी का डबल 2u sin थीटा बाय g। थीटा आएगा इसका इसमें दो क्वेश्चन होंगे। अगर वो ये पूछे कितने वेक्टर्स ऐड करें सेम प्लेन में ताकि जीरो मिल जाए, तो सेम प्लेन में तो आप जो ऑपोजिट वेक्टर कभी जीरो मिलेगा, और जैसे ही डिफरेंट प्लेन छोड़ेगा तो सेम आ जाता है आपको। और इसमें अगर दो वेक्टर सपोज इसी प्लेन में है, तीसरा अगर प्लेन के बाहर सपोज
कितने बजे? 8:15। कितने बजे जाना है? अगला क्वेश्चन लिखो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, फॉर अ बॉडी projected at an angle with the horizontal from the ground, for a body projected at an angle with the horizontal from the ground, choose the incorrect statements. Choose the incorrect statements. चार स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई लिख लो डायरेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। Gravitational potential energy is maximum at the highest point. Second statement लिखो, the horizontal component of velocity, oh dude, the horizontal component of velocity is 0 at the highest point. मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं ट्रू इनकरेक्ट में। The horizontal component of velocity is 0 at the highest point. थर्ड स्टेटमेंट है vertical component of momentum is maximum at the highest point. Vertical component of momentum is maximum at the highest point. और लास्ट स्टेटमेंट है काइनेटिक एनर्जी इज 0 at the highest point. जीरो नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। क्यों जीरो नहीं होता है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, वाई में जीरो हो जाती है। अब एक्चुअल क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो करेक्ट अगर एक होगा तो इनकरेक्ट 3 होंगे। ग्राउंड पे हम रेफरेंस मानते हैं, यहां पे मैक्सिमम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी ऊपर कैसा होता है?
मिनिमम, क्या ये जीरो होता है? नहीं। क्यों जीरो नहीं होता है? क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी अभी भी कितनी रह जाती है, पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? अगर y में वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम y में हो जाता है m इंटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब अगर ये जीरो है तो y में मोमेंटम भी कितना होगा? जीरो। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जीपी इज मैक्सिमम, ठीक बात है, फर्स्ट करेक्ट हुआ। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, ये तो नॉन जीरो है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। थर्ड में कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम, टॉप मोस्ट पॉइंट में y में वेलोसिटी जीरो है तो y में मोमेंटम भी कितना होगा? जीरो, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ? इनकरेक्ट। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, वो तो नॉन जीरो होता है, तो ये भी कैसा हुआ? तो करेक्ट स्टेटमेंट बस एक है, बाकी तीन आपके इनकरेक्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड को ही हम रेफरेंस ले लेंगे। अरे चुप हो जाओ, यहां सुनो। ग्राउंड पे हम रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना ली जाता है? जीरो। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो अगर h हाइट ऊपर गए हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? प्लस mgh। आप h हाइट नीचे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। यहां जीरो है तो ऊपर में मैं टॉप मोस्ट पॉइंट में अगर ये h का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो mg तो वैसे भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। आया समझ में? ये तो स्टेटमेंट लिखवाया संडे वाली क्लास में, नोट्स वोट्स नहीं पढ़ रहे हो ना? नोट्स रट जाओ प्लीज, बार बार कह रहा हूं नोट्स रट जाओ, जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलो एक AR का क्वेश्चन लिखो, असर्शन रीजन। असर्शन का स्टेटमेंट है व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle 45 degree, when a body is projected at an angle of 45 degree, its range is maximum. When a body is projected at an angle 45 degree, its range is maximum. रीजन में बोला है, रीजन वाला स्टेटमेंट, फॉर मैक्सिमम रेंज the value of sin 2 theta should be equal to 1. For maximum range, the value of sin 2 theta should be equal to 1. क्या दोनों ट्रू है? क्या ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है? ठीक बात है। रेंज का फॉर्मूला बोलिए जरा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये प्रोजेक्शन स्पीड क्या एक नंबर होता है, कांस्टेंट होगा। जी को एजम्पशन में ही कैसा ले लेते हैं? कांस्टेंट। अब रेंज यदि मैक्सिमम होना है तो ये पूरा साइन 2 थीटा का वैल्यू भी कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। बेसिक मैथ्स में आपको क्या पढ़ाया था? साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? क्या यही बात बोल रहा है वो? तो दोनों ट्रू भी है, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो लिख लीजिएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, प्लस करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। अपनी भाषा में लिख लो, जैसे मर्जी वैसे। अगला क्वेश्चन लिखिए। बस 14 मिनट और।
2 projectiles are projected, बस 3-4 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी लिखोगे तो, अब तो और मर मर के लिखोगे। 2 projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal at 30 degree 30 degree and 60 degree 60 with the horizontal with the same speed. The ratio of maximum height attained by the two projectiles respectively is, H max का रेशियो पूछा है। वन इज टू the ratio of maximum height attained by the two projectiles is question mark. H max का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, H max किसके प्रोपोर्शनल, साइन स्क्वायर थीटा, तो h2 बाय h1 निकाल लो। अच्छा रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो h1 बाय h2 निकालना है, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। एंगल्स क्या क्या दिए थे, 30 और 60। अच्छा ऐसा तो नहीं करोगे 30 60 1/2 काट के 1/4 बोलोगे, कितना आ रहा है 1/, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल projected from ground is given by एक्चुअल क्वेश्चन में एच मैक्स पूछा था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे, r इज इक्वल टू 20। तो थीटा कितना कह रहे हो आप लोग, 45, और रेंज कितना, एच मैक्स भी बता दो। रेंज अगर 20 है, एंगल 45 है, तो मैक्सिमम हाइट क्या इसका 1/4 चढ़ता है वो, तो वहां से आंसर कितना आ जाएगा, ओरल कर सकते हो। क्या थी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस इससे कंपेयर कर दो, तो tan थीटा 1 मिलेगा, थीटा हो जाएगा 45, r का वैल्यू हो जाएगा 20, और r 20 है तो h मैक्स कितना हो जाएगा, ये आपके आंसर्स हैं।
23 में जब ये क्वेश्चन पूछा था तो जब सिर्फ उन्होंने एच मैक्स पूछा। क्या प्रोजेक्शन स्पीड भी बता सकते हो? इसी क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ के ये पूछ दे प्रोजेक्शन स्पीड भी बता दो, क्या आंसर करोगे? कैसे? रेंज 45 डिग्री पे कितना होता है? यू स्क्वायर बाई जी। क्या रेंज का वैल्यू है कितना? यही आएगा क्या? यू स्क्वायर बाई जी ही होता है ना? हो सकता है मैं ही भूल रहा हूं, तो प्लीज क्रॉस चेक कर लें। लास्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। लास्ट क्वेश्चन लिखो द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट to which a man can throw a ball. The maximum vertical height to which a man can throw a ball is 136 meter. Find the maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball. The maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball. ये ऑप्शंस है। 34। उल्टा लॉजिक लगा रहे हो। क्यों? लॉन्ग ईयर्स अगो क्या पढ़ाया था आपको? क्या यही पढ़ाया था कि अगर 45 डिग्री पे हम मैक्सिमम आर डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं यू स्पीड से, तो वर्टिकली उसको मैक्सिमम कितना फेंक सकते हैं? आर बाई टू। आपको क्वेश्चन में ये आर बाई टू का वैल्यू दिया, उन्होंने कितना दिया था? 136। आपसे ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, क्या डबल होगा इसका? तो आपका आंसर 272। जाइए